यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। उनकी वो घोषणा आज भी हवा-हवाई साबित हुई है। अगर हाईकमान ने मेरे पे भरोसा जताया तो निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सीट होगी। जनता हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले बेरोजगारी पर काम किया जाएगा। रोडों की हालत इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि पता नहीं चल रहा सड़क का गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। आज मेरे साथ इस खास बातचीत में मौजूद हैं संजय नेगी जी। 2003 में एनएसयूआई के नगर अध्यक्ष, 2008 में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और भी इसके अलावा राजनीति में ये काफी सक्रिय हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। जी धन्यवाद। सर, तो रामनगर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश में पूरे 4.5 साल हो गए हैं और रामनगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार, चाहे वो रामनगर का सरकारी अस्पताल हो, जो सरकारी अस्पताल रामनगर का था, पहले वो जब सरकारी था बहुत अच्छी स्थिति में था और अभी सरकार के द्वारा उसे पीपीपी मोड पर दिया गया है, जिस कारण उसकी हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। वहां पे जो है ये कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है रामनगर। अगर कुमाऊं में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है पहाड़ों में, तो फर्स्ट एड के लिए उन्हें पहले रामनगर लाया जाता है और उसके बाद उन्हें जो है फर्स्ट एड देकर उनका उपचार किया जाता है। लेकिन आज यहाँ रामनगर जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति जब से पीपीपी मोड पर दिया गया है इतनी बदतर हो चुकी है कि अगर किसी का हाथ भी टूट जाए या पांव भी टूट जाए तो उसे रेफर कर दिया जाता है, दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। कांग्रेस द्वारा बहुत बार मांग की गई कि इस हॉस्पिटल को पुनः जो है जो पुरानी स्थिति में लाया जाए और पीपीपी मोड से इसको यहाँ से हटाया जाए। मैं दूसरी बात कहूंगा यहाँ के रोडवेज बस अड्डे की, जो आए दिन चर्चा का विषय रहता है। थोड़ी भी अगर बारिश हो जाए, उस बारिश में उस रोडवेज अड्डे में जाने के लिए हजारों लोगों का वहां से आना और जाना होता है, लेकिन वहां जब बारिश होती है तो वहां जाने लायक नहीं होता है, घुटने घुटनों तक वहां पे कीचड़ होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे विधायक जी ने, रामनगर के विधायक जी ने कहा था कि जो रामनगर का बस अड्डा है उसे हम आधुनिक बना रहे हैं और उसको बस पोर्ट के रूप में हम जो है विकसित करने जा रहे हैं। लेकिन उनकी वो घोषणा आज भी हवा हवाई साबित हुई है। ना ही वो बस पोर्ट बन पाया और ना ही वहां पे 1 रुपये की कोई ईंट लग। तो स्थितियां इतनी गंदी है रामनगर की, इतनी समस्याएं, स्कूलों की हालत देख लीजिए, आज जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी हालत देख लीजिए आप अगर मैं सड़कों की बात करूं तो मेन हाईवे को छोड़कर जो गाँव को जाने वाली रोड है, उन रोडों की हालत इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पता नहीं चल रहा सड़क का गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। तो बहुत सारी जेन्युइन समस्याओं के लिए हम लगातार जो है संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा हमने लगातार मांग की थी कि रामनगर में जो कोविड सेंटर बनाया जाए, रामनगर का जो सरकारी अस्पताल है उसे कोविड सेंटर बनाया जाए, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बना दिया गया, जहां इतनी लूट खसोट हुई जब क्रम था कोरोना, और आपने देखा कितनी जवान मौतें लगातार पूरे देश भर में हुई और रामनगर की भी ये स्थिति, लगभग 200-250 लोग जो है मौत के मुंह में कोरोना से समा गए। आपका क्या विजन होगा? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? ये तो अभी फिलहाल मुद्दे हैं रामनगर में, लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, जिस तरीके से आज बेरोजगारी चरम पर है पूरे प्रदेश में, अभी तक 4.5 साल के जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने केवल 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। अभी जो नए मुख्यमंत्री आए थे, तीरथ सिंह रावत जी ने कहा था कि हम जो है 22,000 जो है पद भरने जा रहे हैं, रिक्तियां भरने जा रहे हैं, और उसके बाद पुष्कर धामी जी ने भी कहा था कि 22,000 जो है हम रिक्तियां भरने जा रहे हैं। यदि हमारी सरकार आती है और जो है जनता हमें मौका देती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले बेरोजगारी पर काम किया जाएगा। आज युवा बेरोजगार है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे हमारे युवा कांग्रेस के साथी, हमारे कांग्रेस के साथी जगह जगह पर जो है पकोड़े तल रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि अगर रोजगार नहीं है तो आप लोग पकोड़े तलिए। 2 लाख रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी। तो निश्चित रूप से जो सारा फोकस होगा, जो हमारे आने वाली सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित रूप से हरीश रावत जी का विजन साफ है कि जो है युवाओं को रोजगार, सर्वप्रथम रोजगार दिया जाए। और इस प्रदेश को, ये पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। आपने देखा होगा रामनगर भी कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हजारों लोग रोजगार से लगे हुए हैं, लेकिन उसे डेवलप करने की जरूरत है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को डेवलप करने की जरूरत है। आपने कहा था कि कांग्रेस जो है एक बार फिर अब सत्ता में आएगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से कांग्रेस में आपसी जो गुटबाजी है वो निकल करके लोगों के सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या जनता आपको वोट देगी? क्योंकि जब आप खुद ही आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, सत्ता को लेकर आपस में वाद विवाद इतना चल रहा है, तो क्या जनता आप पर भरोसा करेगी? हमारे सारे नेताओं ने एकजुट होकर जो है काम किया है और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से निश्चित रूप से 2022 में फिर से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आ रही है।
सर, अभी आपने जैसे कहा कि परिवर्तन यात्रा का आपने जिक्र किया, तो परिवर्तन यात्रा के दौरान रामनगर में ही विवाद हो गया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं थी। जी। लोग, आपने देखा होगा कि हजारों लोग सड़कों पे थे। जी। मैंने भी जो है कोसी बैराज पर से नए पुल से मैंने स्वागत किया था, और हमारे जो और लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, वो छोई के पास से, दापका के पास से, जहां से हमारी विधानसभा शुरू होती है, वहां से रैली को रिसीव करके इधर की तरफ लाए थे। और वहां पर थोड़ी बहुत बात, मोटरसाइकिल रैली को निकालकर जो बातें हुई थी वो बातें हो गई थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा जनसभा में हम सारे लोग इकट्ठे गए थे, और जनसभा में सारे हमारे बड़े वरिष्ठ नेताओं ने उसको संबोधित किया था। गुटबाजी जैसी बात कहीं रामनगर में नहीं है। आपने देखा होगा कुमाऊं में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोग रामनगर में कांग्रेस के लोगों ने जो है परिवर्तन यात्रा में भागीदारी की। जी सर, मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि इस बार जो है न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल, बल्कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है, और चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से उन्होंने कमर कस ली है। तो आप खुद के लिए आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं? कि आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन तलाश रही है। अच्छा। और मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी जो है टक्कर में कहीं पर आ पाएगी, और एक भी सीट आम आदमी पार्टी जो है इस प्रदेश में लेके जाएगी, मैं इस बात को नहीं मानता। रामनगर में की बात अगर मैं कहूं, रामनगर में भी सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने जा रही है। और जो आम आदमी पार्टी का जो भी यहाँ पर कैंडिडेट होगा, निश्चित रूप से वो 2 से 2,500 और 3,000 के बीच में जीतते रहेंगे। तो सर, क्या रामनगर से आप अगले विधानसभा के लिए उम्मीदवार होंगे, विधानसभा चुनाव के लिए? मैं इस रामनगर में 2014 में ब्लॉक प्रमुख चुना गया हूँ। जी। लगभग 20 से 22 सालों से मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जी। मैं एनएसयूआई से मैंने जो है कांग्रेस के लिए काम किया, जो फ्रंटल संगठन होता है कांग्रेस का, एनएसयूआई, उसमें मैं नगर अध्यक्ष रहा। उसके बाद में यूथ कांग्रेस का 2009 में जिला अध्यक्ष रहा। 2014 में मैंने जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख में दावेदारी सिंबल दिया, और मैंने जो है भारी बहुमत से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जीत दर्ज की। और निश्चित रूप से 2017 में मेरी पुख्ता दावेदारी रामनगर से थी, और रामनगर 2022 में भी मेरी पुख्ता दावेदारी है। और हाईकमान ने अगर मेरे पर भरोसा जताया तो निश्चित रूप से ये सीट, रामनगर की सीट, कांग्रेस की झोली में जा रही है। अच्छा, मतलब आपको ये पूरा भरोसा है कि अगर पार्टी आपको रामनगर से विधायक का चुनाव, अगर पार्टी लड़वाती है विधायकी का चुनाव, तो रामनगर में पक्का कांग्रेस की सरकार आएगी? 110% मैं कह रहा हूं इस बात को कि अगर हाईकमान ने मेरे पे भरोसा जताया तो निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सीट होगी, और इस सीट के जरिए कांग्रेस की एक सीट की बढ़त मिलेगी। तो सर, क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, 2017 में आपने देखा कि मैं यहाँ पे प्रबल दावेदार था जी। लेकिन जो हमारे पूर्व विधायक थे रणजीत सिंह रावत जी, वो सल्ट की विधानसभा को छोड़कर रामनगर में उन्होंने अपने पैर जमाने शुरू किए, और वो यहाँ आकर चुनाव लड़े। आपने देखा कि वो भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव हार चुके थे, क्योंकि रामनगर की जनता जो बाहर से पैरासूट प्रत्याशी हमें दे दिए जाते हैं, उनसे बहुत आजीज आ चुकी है। और रामनगर की जनता ये कहती है कि हमारा जो प्रत्याशी होना चाहिए वो स्थानीय होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो। उनका कहना है कि जो बाहर का प्रत्याशी यहाँ पे आता है और जीत के चले जाता है, उसके बाद उस विधायक को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। आप इतिहास उठा के देखिए, 2002 में यहाँ पे योगेंद्र सिंह रावत जी विधायक बने, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के लिए उन्होंने सीट छोड़ी, और नारायण दत्त तिवारी जी को यहाँ की जनता ने भारी बहुमत से जो है चुनाव जिताया। लेकिन जनता से दूरी के कारण योगेंद्र सिंह रावत जी जनता से दूर हो गए थे, विधायक पद से हट गए थे, और एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वो ज्यादा समय यहाँ पर नहीं दे पाए। सर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो परिवर्तन यात्रा थी उस दौरान काफी लोगों का जो जन सैलाब है वो उमड़ा, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आपके विधायक वापस से बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों को आपने देखा होगा सत्ता का लोभ बहुत ज्यादा होता है जी। जब पुरोला के विधायक राजकुमार जी को 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस के जीत कर आए। आज उन्हें हो सकता है लग रहा हो कि वो आप कांग्रेस से नहीं जीत सकते, वहां पे कांग्रेस में उनकी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है, तो उन्होंने पुनः जो है वहां पे 2022 के चुनाव के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है, कोरोना काल के बाद जो हमारे युवा साथी जो बाहरी प्रदेशों में नौकरी करते थे, आज उन सबकी नौकरी छूट चुकी है। मनरेगा के तहत उन्हें काम देने की कोशिश की गई, ब्लॉकों के माध्यम से काम देने की कोशिश की गई, लेकिन मनरेगा उतना सक्सेस नहीं हो पाया उनके लिए और आज वो घरों पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा हमारे यहाँ वो बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को ताबड़तोड़ अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पहले पुनः भर्तियों को खोलने का काम करेगी। जो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
सारी भर्तियों पर रोक लगा रखी थी, किसी भी विभाग में जो है भर्तियां नहीं हो रही थी। सबसे पहले जो है उन भर्तियों को खोलने का काम करेगी और जो बेरोजगार युवक है उन युवाओं को, उन छात्राओं को जो है रोजगार देने का काम करेगी। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा कि यहाँ पर रोजगार को लेकर जो काफी सारे पद हैं खाली हैं और उन्हें आप भरेंगे, आपने अभी ये कहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि पद भरेंगे, बीजेपी कह रही है कि पद है ही नहीं, जितने पद सीमित हैं उतने पदों पर हमने लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो कर दी हैं, अब तो पद ही नहीं है तो हम नौकरियां कहां से दें? और आप कह रहे हैं कि आप पद खाली करेंगे और लोगों को नौकरियां देंगे। पद निकाले जाते हैं जी। कई विभागों में, कई लोग जो है अभी रिटायर होने के कगार पे हैं और कई विभागों में रिक्तियां हैं। अभी इन्होंने जो घोषणा की थी, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी ने की थी, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी जी ने की थी कि हम 22,000 नौकरियां जो है देंगे, तो इन्होंने वो घोषणाएं कहां से की थी? आज वो कहते हैं कि रिक्तियां नहीं है, पद सारे भरे हुए हैं, तो उन्होंने क्यों घोषणा की थी कि हम 22,000 नौकरियां इन 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर देंगे? 4.5 साल के अंदर तो उन्होंने एक भी भर्ती नहीं की और आज चुनाव आते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 22,000 नौकरियां हम देंगे। तो ये नौकरियां वो कहां से देने जा रहे हैं? अच्छा, तो मतलब आप साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही एक फिर से जुमला पकड़ाया जा रहा है जनता को कि भाई एक बार हमें फिर से उम्मीद हम पर जताइए और वोट दीजिए और हम फिर से एक बार सत्ता में आएंगे। क्योंकि रोजगार का मुद्दा एक ऐसा होता है जिसमें अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा युवा हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा भी उत्तराखंड में ही है। तो ऐसे में रोजगार का जो मुद्दा है वो तो एकदम अहम मुद्दा हुआ हर पार्टी के लिए। जी, रोजगार का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। सरकारें घोषणाएं करती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती है। तो निश्चित रूप से मुझे ये उम्मीद है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी तो हम भी अपने जो है मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएंगे, अपने मंत्री पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि मैं भी स्वयं एक युवा हूं, तो मैं युवाओं की पीड़ा को जानता हूं। आज बहुत सारे युवा साथी मेरे पास आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि हमें 5,000 की ही नौकरी दिलवा दीजिए, प्राइवेट नौकरी दिलवा दीजिए, 10,000 की ही नौकरी दिलवा दीजिए। तो एक ऐसा विजन हमारी सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे, एक ऐसा विजन तैयार करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी में जो है समाहित होने का मौका मिले। जी सर, बहुत शुक्रिया अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम तमाम आसमान छू रहे हैं और प्रदेश का भी यही हाल है, उत्तराखंड प्रदेश का भी यही हाल है। मेरा निवेदन आम जन से यही रहेगा कि इस बार आप कांग्रेस की सरकार को इस प्रदेश में लाइए और एक अच्छी और सुलभ जो है सरकार आपको हमारी सरकार देने जाएगी। यही निवेदन मैं उत्तराखंड की जनता से करता हूं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। तो ये थे हमारे साथ नेगी जी, जिन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां और किस तरह से रोजगार को लेकर और किस तरह से इन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर और किस तरह से इन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जनता के हितों के लिए काम करेंगे। बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की जुमलेबाजी या इस तरह के वादे अगर हम कहें तो हर नेता करते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले लोगों को मन लुभावन वादे देकर ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।